तो देखते हैं अब क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको अच्छे से बता दूंगा आपको। सबसे पहली बात कि हमारा जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है उसको डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्यों? बिकॉज हमारे डायरेक्टली क्या मिल रहा है यहाँ से, डेफिनेटली मोर फेलियर एनवेलप जो है मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का डायरेक्ट शेयर टेस्ट है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो बीइंग नोन एज अ डायरेक्ट शेयर टेस्ट। एक और रीजन है क्यों बोलते हैं हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट, बताओ मुझे। अगर नहीं पता लग रहा है तो वी नो वेरी वेल कि जो ऊपर से आने वाला सिग्मा एन है और जो हमारा टाउ है वो डायरेक्टली हमको मिलता है किसमें, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में मिलता है। बाकी जो टेस्ट है फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट की बात करूं, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन होता था जहां पे सिग्मा एन, जहां पे क्या होता था सिग्मा एन, जहां पे डायरेक्टली हमको क्या मिलता था, द सिग्मा एन हमको एक प्लेन के ऊपर सिग्मा एन टाउ जो है तब हमको जाके मिलता था, उसको हमको ड्रॉ करना पड़ता था तब जाके मिलता था। यहाँ पे हमको डायरेक्टली क्या मिलता था, दैट इज द सिग्मा 1 एंड द कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इसको डायरेक्ट शेयर टेस्ट इसलिए बोला जाता है। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट जो भी मैंने बताया? बाकी सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा दूसरा क्या है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ड्रेनेज कंडीशन जो है यहाँ पे कंट्रोल नहीं होती। दैट इज वाई हम यहाँ पे कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं जो ड्रेन कंडीशन में आती है। तो ड्रेन कंडीशन में जो सिग्मा एन होगा इफेक्टिव वो किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल सिग्मा एन के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज तो पता है आपको, पोर वाटर प्रेशर वहां पे 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस अगर विल बी इक्वल टू सी कोहेजन डैश अगर ड्रेन की कंडीशन है, या फिर फाई डैश अगर ड्रेन की कंडीशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अच्छा एक और पॉइंट्स कि यहाँ पे हमको प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन मिलता है। हॉरिजॉन्टल प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन हमको पहले से ही पता होता है कि कहां से क्रैक जो है डेवलप होगा, कहां से शेयर जो है डेवलप होगी। यहां पे क्या करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक कांस्टेंट शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे होती है और एक नेचुरली जो है यहाँ पे एक क्रैक जो है डेवलप होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होता है, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं इसमें। एक तो होता है स्ट्रेन कंट्रोल जिसकी बाय दी मोटर की हेल्प से, इसके कारण क्या होता है, जो हमारा एच है ना वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, यानी कॉन्स्टेंट रेट पे क्या करता है वो इंक्रीज करता है, कॉन्स्टेंट रेट पे क्या करता है वो इंक्रीज करता है। दैट इज वाई इसको क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और ज्यादा प्रेफरेबल भी स्ट्रेन कंट्रोल ही है। जो हमारा स्ट्रेस कंट्रोल है ना पुली और वेट का, इसमें क्या होता है कि इसमें ना सेम जो असेंबली थी वही थी, ठीक है, पर यहाँ पे क्या लगाई जाती है, वेट लगाया जाता है। तो वेट के कारण क्या होगा, आप धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करते जाओगे, वेट को इंक्रीज करते जाओगे, दैट इज वाई फिर ये मूव करेगी। तो यहाँ पे ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन होता है, जिसके कारण क्या यहाँ पे जर्क होगा। जर्क के कारण क्या हो जाएगा, जो हमारे को फेलियर मिलना था बिकॉज ऑफ दिस जो नॉर्मली इसका मूवमेंट है उसके कारण, अब जो एक्स्ट्रा वेट आपने लगाया उसके कारण क्या होगा, जर्क होगा, जिसके कारण क्या क्रैक्स जो है वो जल्दी डेवलप होंगे। तो ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा होता है, द स्ट्रेन कंट्रोल इज द मोर प्रेफरेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि शेयर बॉक्स जो है या तो वो स्क्वायर होगा या तो फिर क्या होगा वो सर्कुलर होगा, जिसका साइज क्या होगा 60 से लेकर 90 mm तक। ठीक है, और ये किसके लिए बुलाए, ये बुलाए डायमीटर के लिए। 60 से लेकर कॉमनली कितना है, 60 से लेकर 90, वैसे तो 150 होता है पर इन जनरल बुक्स में लिखा है कि 60 से लेकर 90 mm। आप और भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे लिख के आया आपको 60 से लेकर 150 mm तक क्या रहता है, इसका डाया रहता है सर्कुलर के लिए। और जो हमारा स्क्वायर है उस स्क्वायर की जो हाइट वगैरह रहेगी वो कितनी रहेगी, फ्रॉम 20 mm से लेकर 75 mm तक। ठीक है ना, क्या ये फॉर द शेयर बॉक्स के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्वायर भी हो सकता है सर्कुलर भी हो सकता है। ड्रेनेज जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए प्रेफरेबल है कौन सा, अनड्रेन कंडीशन, अंडर ड्रेन कंडीशन, जहां पे मतलब अनड्रेन नहीं लिखना, अंडर ड्रेन कंडीशन। अंडर ड्रेन कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे ही आपने ऊपर से नॉर्मल सिग्मा एन की वैल्यू लगाई, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर को बाहर निकलने देना है। क्लियर हो गया, बाकी इसमें ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सके, तो वो चीज कहां होती थी बताओ। यस, नोट नंबर क्या है कि हाउएवर अगर जो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो हमारा अनड्रेन कंडीशन है उसमें आप कोई सॉइल इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कर सकते हो, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो रिलायबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया, मैकेनिज्म का मैंने बता दिया। जो हमारा शेयर फेलियर प्लेन है वो क्या है, प्री डिटरमाइंड है, दूसरा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इतनी चीज तो क्लियर है आपको। अच्छा, जो शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टाउ एफ। अच्छा, शेयर स्ट्रेस किसके कारण हो रही है, एक तो स्प्रिंग के कारण, यहां से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है और यहां पे शेयर आ रही है, तो जैसे जैसे आप एच को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये सारा का सारा सिस्टम इधर को जाएगा और यहां से हमारे को उतना ही फोर्स भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर जो मुझे शेयर स्ट्रेस बतानी है तो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया, राइट। अगर मुझे शेयर स्ट्रेस बतानी है तो वो स्ट्रेस अगर जो मुझे बतानी है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे फोर्स क्या है, स्ट्रेस है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सॉरी के इनटू एन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द एरिया हो जाएगा, जहां पे के क्या है, इट इज द प्रूविंग रिंग कांस्टेंट, और एन क्या है, इट इज द डायल गेज रीडिंग एट द टाइम ऑफ अ फेलियर। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए प्रेफरेबल है और किसके लिए भी नॉन सूटेबल है, तो ये जानना भी इंपॉर्टेंट है।
ऐसी सॉइल जो कि कोर्स सैंड हो और जिसका जो साइज है वो 2 mm से लेकर 0.0075 mm तक रहेगा ना, उस सॉइल के लिए सूटेबल है, मतलब सैंड से लेकर सिल्ट तक की प्रेफरेबल है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगी। दूसरा क्या है, वर्केबल, आप ग्रेवल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमारा 4.75 mm से पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा है और 10 mm से क्या है छोटा है, वहां तक तो पॉसिबल है, लेकिन अगर साइज उससे बड़ा हो गया तो शेयर बॉक्स में उसको डालने में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी और टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, अनरिलायबल बन सकता है। तो वर्केबल है, लेकिन कहां से लेकर कहां तक, 0.475 mm से लेकर 0.10 mm से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये चल पड़ेगा, पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, नॉट सुटेबल किसके लिए, ऐसा साइज जो कि किसके बीच में है, जो कि हमारा क्या है, छोटा है 0.002 mm से, तो वहां पे बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज जो फेलियर पेन है वो फोर्सफुली बनता है वहां पे, और उसके कारण, और दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण ये है कि जो ड्रेनेज है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, शेयर बॉक्स होगा, शेयर बॉक्स में सॉइल सैंपल डालेंगे, नॉर्मल लोडिंग सिस्टम होता है, ऊपर से लोड लगाएंगे, प्रूविंग रिंग होता है, प्रूविंग रिंग का काम क्या है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स वो अप्लाई करता है। अब आप लोग सर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो मोटर अप्लाई करती है, प्रूविंग रिंग का भी यही तो काम है, वो भी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करती है, वो एक रिएक्शन की तरह एक्ट करती है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे। यहां से प्रूविंग क्या कर रही है, यहां से इधर को आई पूरी असेंबली, फिर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां से लगी जो इसको पूरी स्लाइडिंग में हेल्प कर रही है, तो इसके कारण ही क्या होता है, हमारी स्लाइडिंग होती है। तो प्रूविंग रिंग का काम भी क्या है, मेजर भी करना है, और क्या है हमारे पास, फोर्स को अप्लाई करना भी एक तो पहला काम है, दूसरा क्या है हमारा, मेजर करना भी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को मेजर करना भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कितना लोड जो है वो लग रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया इतनी सी बात। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, दैट इज द डायल गेज। तो डायल गेज क्या है, बेसिकली एक जो गेज है वो क्या करता है, एक गेज जो है बेसिकली वो शेयर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, दूसरा जो है वो वर्टिकल मूवमेंट को मेजर करता है, यानी सॉइल क्या वो फूल रही है, यानी डायलेट हो रही है, या फिर वो कंप्रेस हो रही है, इस चीज को कौन करता है, दूसरा वाला हमारा क्या करता है, डायल गेज जो है उसको नोट करता है। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला कि सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे सैचुरेटेड सॉइल के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो एक वाटर बाथ का भी हम इसमें यूज करते हैं, ताकि जो उसका सैचुरेशन है वो क्या रहे, बिल्कुल सही रहे, सेम उस पे रहे। अच्छा, सैंपल को क्या करना है, शेयर बॉक्स के अंदर रखा जाता है, फिर पहले वर्टिकल लोड लगाकर वेट करो कि जब तक वो ड्रेन ना हो, फिर हॉरिजॉन्टल लोड को ग्रेजुअली क्या करते हैं हम लगाते हैं, और बॉक्स के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या करता है, स्लाइड करने की कोशिश करता है। रीडिंग को नोट करते हैं, डायल गेज की, प्रूविंग रिंग की, दोनों की रीडिंग को नोट कर दिया। अब सॉइल फेल करना शुरू कर जाएगी, उस मैक्सिमम शेयर टेस्ट को हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, फिर से क्या करेंगे, पूरे टेस्ट को हम दोबारा से रिपीट करेंगे और नॉर्मल लोड डिफरेंट नॉर्मल लोड पे करेंगे, और पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट किया जाता है। नाउ सिग्मा और शेयर, जो हमारी शेयर स्ट्रेस है और जो नॉर्मल स्ट्रेस है, उन सबको हम प्लॉट करते हैं किसमें, ग्राफ में, जो हमारा ग्राफ क्या है, द शेयर वर्सेस द सिग्मा का जो ग्राफ है वहां पे हम प्लॉट करते हैं, और हमें सी और फाई दोनों मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहां पे ड्रॉ भी करके देता है आपको। तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्ट शेयर टेस्ट, कोई भी इसमें डिफिकल्टी चीज नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा टेस्ट है ना, ये पूरा टेस्ट क्या है, ग्राफिकल तरीका है, एक तरह का क्या है, इट्स अ ग्राफिकल वे टू फाइंड आउट द मोर फेलियर एनवेलप। अगर आप बोले कि इसको एनालिटिकल वे में अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बस एक ही चीज पता है कि शेयर की वैल्यू क्या होता है, सॉरी, मोर कूलम फेलियर एनवेलप क्या था, मोर कूलम फेलियर थ्योरी क्या थी बेसिकली, ये तो ओवरऑल ग्राफिकल तरीका है ना। अगर मुझे एनालिटिकल तरीके से बताना है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को पता है कि S इज इक्वल टू द सिग्मा एफ, सॉरी टाउ एफ के बराबर है, दैट इज इक्वल टू द कोहेजन सिग्मा एन टाउ फाई, राइट, इसके बराबर है, तो इफेक्टिव टाउ एन के बराबर है। तो यहां पे क्या करेंगे कि मेरे पास दो वैल्यू है, सिग्मा एन 1 एंड सिग्मा एन 2, तो इन दोनों वैल्यू को क्या करो, आप पुट करो दोनों इक्वेशंस में, दो अननोन है सी और फाई, दोनों को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, शेयर और सिग्मा एन की वैल्यू आपको पता है, ये शेयर की वैल्यू पता है, शेयर की वैल्यू पता है, सिग्मा एन की वैल्यू पता है, सिग्मा एन की वैल्यू पता है, दो इक्वेशन होगी, दो अननोन होंगे, पुट कर दो, सी और फाई की वैल्यू क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो। सी और फाई कौन सा आएगा, अगर जो ड्रेन कंडीशन है तो कोहेजन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो हमारा फ्रिक्शन आएगा, जो हमारी स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी वजह से आएगी, सिग्मा एन 10 फाई की वजह से आएगी। क्लियर हो गया सारा पॉइंट, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, एनालिटिकल तरीका भी बता दिया, ग्राफिकल तरीका भी बता दिया। डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्यों बोलते हैं इसको डायरेक्ट शेयर टेस्ट, बिकॉज यहाँ से मोर फेलियर एनवेलप मिलता है। स्ट्रेस पॉइंट, स्ट्रेस पाथ क्या होता है, वो सारे स्ट्रेस पॉइंट को अगर जब मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे वो पॉइंट मिलेंगे। मोर फेलियर एनवेलप क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम में जहां सॉइल फेल कर रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, इस फेलियर प्लेन पे ये जो ऊपर से आने वाली चीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, ये जो हमारा फेलियर प्लेन है, ऊपर से आने वाला जो हमारा स्ट्रेस होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या मैं सिग्मा 1 बोलूंगा इसको, और जिन्होंने भी हाँ बोला है ना वो तो अपने आप थप्पड़ मारो अपने मुंह पे। सिग्मा एन आएगा यहाँ पे नहीं देख रहे आप कि एक फेलियर प्लेन, तो फेलियर प्लेन पे क्या होगा, सिग्मा एन होगा, और यहाँ पे जो साइड में लग रहा है वो शेयर होगा। तो बस यही तो चीज है, ये चीज तो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या बना रखा है मैंने, ये फेलियर प्लेन बना रखा है, क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन। तो फेलियर प्लेन पे क्या मिलेगा आपको, सिग्मा 1 मिलेगा, क्या आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एन मिलेगा और टाउ मिलेगा। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तक मैंने बहुत बार यही चीजें बता दी है और बहुत ही ईजी वे में आपको सबको समझा दिया, इसमें कोई भी डिफिकल्टी तो नहीं आपको, ये सारी वैल्यूज याद रखनी है, डाया की भी, हाइट की भी, ठीक है। और हमारे क्या है कि दो तरीके के होते हैं, अगर कोई पूछे, वैसे कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, बस आपको सूटेबिलिटी याद रखनी है, वर्केबिलिटी याद रखनी है, पेपर में आ चुका है, दैट इज व्हाई मैंने इसको और इलाबोरेट करके बताया आपको कि सूटेबिलिटी क्या हो गया, वर्केबिलिटी क्या होगा, क्ले के लिए क्यों सूटेबल नहीं है, कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया।
यहां तक क्लैरिटी है हमारे को जो भी मैंने बताया आपको। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज द नेक्स्ट, और जो हमारा लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द लिक्विफेक्शन। क्या है? लिक्विफेक्शन। लेकिन लिक्विफेक्शन पढ़ाने से पहले मैं 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे आरसीसी में भी कि अर्थक्वेक किस तरह से काम करता है, क्या इसके डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स है, क्या इससे रिगार्डिंग हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है, वो चीजें जो है मैं आपको अच्छे से वहां पे बता दूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो है लिक्विफेक्शन में हमको पता होना चाहिए कि यार व्हेन वी टॉक अबाउट द लिक्विफेक्शन है तो लिक्विफेक्शन में जनरली किस कारण होता है, क्या होता है, और सॉइल पे क्या इसका इफेक्ट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पे क्या इसका इफेक्ट होगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होगा, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिक्विफेक्शन के बारे में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ना 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। आपको मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं ना व्हाट डू मीन बाय द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक है क्या? आप अगर ध्यान से भी सोचोगे, कभी सोचा भी होगा आपने, देखा भी होगा, यू नो वेरी वेल कि यार जो अर्थ का अंदर का स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेस जब रिलीज होता है, एक सडन स्ट्रेस का रिलीजमेंट जो भी स्टोर्ड हुआ है, मतलब जैसे बोलते हैं कि यार ये आदमी फटा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द अर्थक्वेक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक कब होता है? जब हमारे अर्थ के अंदर जो हमारा स्टोर्ड, अर्थ के अंदर जो स्टोर्ड उसका स्ट्रेस होता है ना, स्टोर्ड स्ट्रेस है, जब वो सडनली, अगर वो ग्रेजुअली निकलता तो कुछ और बात थी, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सडनली, तो आपको पता है कि जो भी काम जल्दी होता है, सडनली होता है, वही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सडनली जब वो रिलीज होता है, सडनली जब वो रिलीज होता है, तभी हमारा अर्थक्वेक जो है प्रोड्यूस होता है। अभी जो हमारा स्ट्रेस है बेसिकली किसके कारण आता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये हमारा स्ट्रेस जो है बनता है बेसिकली। अब जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है? बड़े बड़े ऐसे स्लैब्स होते हैं दैट इज बीइंग नोन एज अ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि कन्वर्जिंग हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, या फिर ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना। तो वो सब के कारण जो है बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो रिलीज हो रहा है हमारा स्ट्रेस, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो अर्थ सर्फेस पे वहां पे डिस्ट्रक्टिव लेवल्स पे चीजें जो है होती है। ठीक है, आपको पता है ये चीजें। तो ये जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, इसी के कारण क्या हो रहा है, कई बार वो कोलाइड करते हैं, कई बार क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, है ना, आपने देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, कई बार वो सेपरेट करते हैं। और ये जनरली होता क्या है, ये पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स है, इस पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स की जो एजेस है, उन्हीं पे अगर जो हमारी जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के कारण ये जो हमारी सर्टेन मूवमेंट है, इन्हीं के कारण क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे को क्रिएट होती है। तो ये जो हमारी चीज है दैट इज बीइंग नोन एज अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक में बेसिकली 3-4 चीजें होती है जानने के लिए। दैट इज द, एक तो फोकस, जहां पे ये हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराए, दैट इज बीइंग नोन एज अ हाइपोसेंटर। अब अर्थ के अंदर वो पॉइंट जहां पे हमारी एनर्जी का रिलीज होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फोकस। फोकस क्या हो गया? जहां पे रिलीज हुआ है, जहां पे अर्थ के अंदर की बात की जा रही है, तो अर्थ के अंदर जहां पे भी हमारी एनर्जी का रिलीजमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस ही बोलते हैं। लेकिन आपने कई बार सुना होगा इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर। तो फोकस को और क्या नाम से बोल सकते हैं? हाइपोसेंटर। कहां होता है ये? जहां पे भी एजेस में हमारी जो फ्रिक्शन जनरेट हुई है, जो भी यहां पे कोलाइड हुआ है, मूवमेंट हुई है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के कारण, स्लाइडिंग के कारण, जहां भी हमारी एनर्जी का रिलीजमेंट होता है अर्थ के अंदर, उसी को हम फोकस बोलते हैं। और फोकस के बिल्कुल ही ऊपर क्या होता है, हमारा एपिसेंटर होता है। लेकिन ये एपिसेंटर कहां पे पाया जाता है? जो भी हमारा अर्थ का सर्फेस है ना, अर्थ के सर्फेस पे जब ये बिल्कुल जो फोकस है, फोकस के ऊपर जो हमारा अर्थ का सर्फेस है, यहां पे क्या पाया जाता है? एपिसेंटर पाया जाता है। तो फोकस के बिल्कुल ऊपर हो गया, तो कहां पे आइए? अर्थ के सर्फेस पे। अर्थ के सर्फेस पे, अर्थ के सरफेस पे हमारे पास क्या मिलता है हमको? दैट इज बीइंग नोन एज द एपिसेंटर। इसमें और डीप में नहीं जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बस हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि अर्थ को एक सबसे ज्यादा हमको स्ट्रॉन्ग कहां फील होता है, हमें कहां फील होता है, दैट इज ऑन द सरफेस। क्लियर हो गया? यहां से सरफेस हो गया। अब अर्थ के ना 3 मेजर टाइप्स वेव्स निकलते हैं। जैसे अर्थ के हुआ तो 3 मेजर टाइप्स के क्या निकलती है? वेव्स निकलती है। पहली वेव्स तो होती है कौन सी? दैट इज बीइंग नोन एज द प्राइमरी वेव्स। क्या बोलते हैं हम उसको? प्राइमरी waves. The fastest waves among these three is the primary waves. कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी वेव्स क्या होती है जनरली, तो यार ये जो प्राइमरी वेव्स होती है ना, ये कंप्रेसिव नेचर की होती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ, क्या बोला जाता है इन्हें? कंप्रेसिव वेव्स भी बोला जाता है। दूसरा, कहां पे ये किस किस के थ्रू मूव करती है, ट्रैवल करती है? सॉलिड और लिक्विड दोनों के मूव ट्रैवल करती है। और इसको फास्टेस्ट भी बोला जाता है। इट इज द फास्टेस्ट अमंग द 3। तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम कंप्रेसिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्रेशनल वेव्स ही बोला जाता है। जस्ट लाइक द साउंड वेव्स, उस तरह से ये ट्रैवल करती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेकेंडरी वेव्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है? दैट इज द सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स, ये जो सेकेंडरी वेव्स है, पहली बात तो ये सॉलिड से मूव करती है। किससे करती है? सॉलिड से मूव करती है। और इन सेकेंडरी वेव्स को जनरली भी क्या बोला जाता है? द शेयर वेव्स। क्या बोला जाता है? शेयर वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, सॉलिड से मूव करती है, लिक्विड से मूव नहीं करती है ये। और दूसरा क्या है? दिस बी और स्लोएस्ट है। स्लो किससे है? प्राइमरी वेव से क्या होती है? ये स्लो होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज स्लोएस्ट देन द प्राइमरी वेव। तो स्लोएस्ट, ठीक है ना। सेकेंडरी वेव। थर्ड जो आती है हमारी दैट इज द सरफेस वेव। सरफेस
वेव। मैं और डीप में नहीं जा रहा हूं, बस मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं आपको। जब मैं सरफेस वेव की बात करता हूं तो ये ट्रैवल कहां करती है, ये ट्रैवल करती है हमारी अर्थ सरफेस पे ट्रैवल करती है, और ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है इन सबसे ज्यादा। इसकी वजह से क्या है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन के कारण क्या है, हमारा जो अर्थ स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, वो कहां पे बिल्ट है, वो किसी सॉइल के ऊपर बिल्ट है। अब ये जो वाइब्रेशन है ये कॉज क्या करती है, जैसे अगर जब मैं सॉइल की बिहेवियर के बारे में बताऊं तो जैसे ही हमारा अर्थ को आया, फॉर एग्जांपल एपिसेंटर यहाँ पे है, फोकस हमारा यहाँ पे है, अभी जो वेव्स है ना ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। दिस इज एस वेव आ गई, पी वेव्स आ गई, ये सब वेव्स आ गई, अभी क्या करती है, मूव करती है। तो मान लेते हैं कि जब हमारी पी वेव्स आई, लेट अस से पी वेव्स आई, तो पी वेव्स क्या है, एक तरह की कंप्रेसिव नेचर की है, कंप्रेस कर रही है हमारी सॉइल को। तो क्या कंप्रेशन के कारण हमारी सॉइल फेल होती है? यार हमने देखा तो नहीं है कि कंप्रेशन के कारण हमारी सॉइल फेल होती है, तो फिर क्या के कारण होती है? जितने भी बड़े बड़े माउंटेन है वो उसके नीचे भी तो सॉइल ही है, वो भी क्या है, कंप्रेस ही हो रही है। क्या हमारी जो माउंटेन्स है क्या वो फेल कर रही है ड्यू टू द कंप्रेशन? नहीं, वो ड्यू टू द कंप्रेशन फेल नहीं करते। जो हमारी सॉइल होती है उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो स्लाइडिंग नेचर के कारण क्या करती है, फेल करती है। ये स्लाइडिंग नेचर कैसे हो गया, एक तो यहां से जो भी हॉरिजॉन्टल उसकी ऑपोजिट साइड की जो मूवमेंट है उसी के कारण स्लाइड करती है, और इस स्लाइडिंग को हम क्या बोलते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, दैट इज द शेयर। और ये शेयर के कारण ही क्या हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ जो है लूज करती है। और हम जानते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा हमारे पास थीटा सी आता है जहां पे हमारी सॉइल क्या करती है, इंक्लाइन प्लेन आता है, जहां पे कुछ ना कुछ सिग्मा एन की वैल्यू रहती है और कुछ ना कुछ टाउ की वैल्यू रहती है। उन दोनों के जो एक कॉम्बिनेशन है उन्हीं के कारण जो है सॉइल फेल करती है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सी होगी, द सेकेंडरी वेव्स। क्यों? क्योंकि यार हमारे जो घर बने हैं वो घर किसी सॉइल पे बने हैं, अगर सॉइल पे शेयर जो लग रही है, शेयर जो उसमें शेयर वेव्स आ गई, शेयर वेव्स के कारण क्या है, हमारी सॉइल शेयर हो रही है। अगर हमारी सॉइल शेयर हो रही है तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यार अगर जो इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या के कारण आती है, यू नो वेरी वेल कि हमने कूलम थ्योरी पढ़ी है, मोहर कूलम थ्योरी पढ़ी है, मॉडिफाइड कूलम थ्योरी भी पढ़ी है। शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस जो सिग्मा एन tan phi के बराबर होती है, राइट। तो इन सब के कारण होती है। आप जानते हो सिग्मा एन क्या है, जो भी हमारा सॉलिड से लेकर सॉलिड तक जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज बीइंग नोन एज क्या, सिग्मा एन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेस हम जानते हैं, ऊपर से आने वाला जो भी स्ट्रेस है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एन प्लस द पोर वाटर प्रेशर, राइट। ये चीज हम जानते हैं। अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करूं तो जो हमारा स्ट्रेंथ आती है वो काय के कारण आती है, ये जो सॉलिड से लेकर जो भी इसके बीच में स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसी के कारण फ्रिक्शन भी आती है, राइट। और काय के कारण आती है, जो हमारा सॉइल है उन सॉइल के बीच में जो भी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है यानी जो कोहेजन है उसके कारण आती है। मान लेते हैं कि अगर जब मैं ऐसी सॉइल की बात करूं, फॉर एग्जांपल सैंड की मैं बात करूं, और अगर जब मैं मान के चलूं कि ये सैंड जो है वो सैचुरेटेड है, ठीक है ना, सैंड क्या है, सैचुरेटेड। अब मैं जब सैचुरेटेड की बात कर रहा हूं ना तो बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर सैंड सैचुरेटेड कैसे होगी, उसकी परमेबिलिटी तो हाई है। बच्चे जब मैं सी शोर की बात करता हूं, मान लेते हैं कि हमारी सैंड जो है किसी पानी के किनारे की साइड में, तो यहां पे जो सॉइल होगी, जो सैंड होगी वो तो फुली सैचुरेटेड रहेगी। तो वही केस की मैं बात कर रहा हूं कि जो हमारी सैंड है वो चाहे परमेबिलिटी उसकी हाई रहे, सॉइल में अगर जो ग्राउंड वाटर इतना हाई है और हमारी सैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये वाली सैंड क्या होगी, हमारी सैचुरेटेड सैंड होगी। तो ये कभी मत सोचना कि सैंड में परमेबिलिटी हाई रहती है दैट इज वाई वो हमेशा ड्राई रहेगी, नहीं, सैंड जो है वो सैचुरेटेड भी रहती है और बहुत सारे केसेस में सैचुरेटेड रहती है, मैंने आपको वो चीज बता रखी है। तो जब हमारी सैंड सैचुरेटेड रहेगी ना तो क्या होगा, हमारा क्या हुआ, हमारा जो ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस था वो उसके बीच में क्या आ गया, पानी आ चुका है यहाँ पे। अब जो ग्रेन टू ग्रेन इसका स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन होना था जिसके कारण हमको फ्रिक्शन मिलनी थी, रेजिस्टेंस मिलनी थी, वो तो कम हो गई है, वो तो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ये चीज आप जानते हो। इफेक्टिव स्ट्रेस कब कम करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस तब कम करता है जब हमारा, तो आई वाज सेइंग कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज क्या के कारण करता है, जैसे ही एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है वैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा डिक्रीज करेगा। ये बात हमको क्लियर होगी। अब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की क्या स्टोरी है, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल हमारा जो पानी है, यू नो वेरी वेल कि पानी क्या होता है, वो होता है इनकम्प्रेसिबल। क्या होता है वो, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और जो हमारा यू है वो क्या, इट इज द पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर है हमारा, है ना। ये चीज आप जानते हो। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है दैट इज, अच्छा एक और चीज बताओ मुझे कि अगर इसका वॉल्यूम इतना है और इसका वॉल्यूम इतना है और इन दोनों के अंदर ही हमारा पानी है, तो बताओ मुझे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ज्यादा कहां होगा, यूआई जो है वो ज्यादा कहां होगा, क्या वो फर्स्ट केस में यूआई ज्यादा होगा या सेकंड केस में यूआई ज्यादा होगा। जिन्होंने फर्स्ट केस बोला है उसके पीछे का रीजन क्या है उनका, और जो सेकंड केस बोला उसका रीजन क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेशर ना, तो प्रेशर क्या है जनरली, इट इज द फोर्स अपॉन द एरिया। जहां पे एरिया कम होगा और यू नो वेरी वेल पानी को बाहर निकलने की जगह नहीं है, बिकॉज वाटर जो हमारी सैंड है वो क्या सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड का केस है, तो पानी तो बाहर नहीं निकलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया अगर जो कम है तो प्रेशर क्या करेगा हमारा, वहां पे प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हाई का होगा जहां पे उसका वॉल्यूम, यानी जो हमारी सॉइल है उसका वॉल्यूम जो बहुत ज्यादा क्या है, कम हो रहा है हमारा सॉइल का वॉल्यूम। यानी कोई भी हमारी सैंड होगी, अब सैंड में भी कौन सी सैंड, जो हमारी लूज सैंड होगी, लूज सैंड में क्या होगा जनरली, जब हमारी ये शॉक वेव्स आती है ना, जैसे कि हमने अभी बात की, शॉक वेव्स बेसिकली क्या होता है, जो सिस्मिक वेव्स होती है ना उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर बीइंग नोन एज अ शॉक वेव्स। ये चीज मैंने आपको बता रखी है यहाँ पे कि जो हमारी शॉक वेव्स होती है तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द सरफेस वाली। अब ये जो शॉक वेव्स आई है ना, इन शॉक वेव्स के कारण जनरली हो क्या रहा है,
अभी जो शॉक वेव्स आई इनके कारण ये हो रहा है कि हमारी जो ये वाइब्रेशन कर रही है प्रोड्यूस, वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, अगर ये डेंस सैंड है ना तो डेंस सैंड बेसिकली यहाँ पे अगर एस वेव्स आई तो एस वेव्स का काम क्या है, शेयरिंग करना। आपने कभी भी एक लड्डू देखा है, डेंस सैंड का लड्डू देखा है, इस डेंस सैंड लड्डू में अगर आप शेयरिंग करोगे तो आपको एक चीज पता है कि इसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है वॉल्यूम इंक्रीज, बिकॉज अब जो है देखो पहले इतना वॉल्यूम था, लेकिन अब जब आपने इसमें शेयरिंग की, इनिशियल वॉल्यूम इसका V था, बिकॉज वॉल्यूम इसका इंक्रीज करता है जैसे ही आप क्या करते हो इसमें शेयरिंग करते हो, तो ये चीज आप जानते हो। तो जब मैं डेंस सैंड की बात कर रहा हूं, डेंस सैंड की मैं अगर जो बात कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या यहां पे UI बढ़ने की चांसेस है, आप ये चीज बताओ मुझे पहले। और दूसरा, अगर मैं लूज सैंड की बात करूं तो लूज सैंड में जब मैं शेयरिंग करता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये चीज आप जानते हो। अब वॉल्यूम जिसका डिक्रीज कर रहा है उसकी UI बढ़ने की चांसेस है, तो यहां पे तो नहीं है लेकिन यहां पे है। क्यों, बिकॉज हमने ये चीज पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और जो एरिया कम होगा, कहां होगा, जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वहां पे हो क्या रहा है, पानी को कम जगह मिल रही है, पानी को कम जगह मिल रही है, यानी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज कहां करेगा, वहां पे करेगा जहां पे पानी को जगह कम है। क्यों, बिकॉज जो हमारा पानी है वो इनकम्प्रेसिबल है, पानी के इनकम्प्रेसिबल की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे हमारे को जो पानी को जगह मिलनी थी वो कम होगी। पानी को जगह मिलने से क्या होगा सर, होगी हमारे को क्या लेना देना, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है ना वो कम हो रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा कम हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, अगर मैं सैंड की बात कर रहा था तो शेयर स्ट्रेंथ किसके कारण आ रही है, क्या वो कोहेजन के कारण आ रही है, किसके कारण आ रही है वो, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कोहेजन। तो जीरो होता है सैंड में, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। लेकिन वहां पे तो पानी आ गया, अब पानी में सिग्मा एन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सिग्मा एन डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज पोर वाटर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करने से सिग्मा एन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आते आते मान लेते हैं कि किसी पॉइंट, सर्टेन पॉइंट पे सिग्मा एन बराबर हो जाए जीरो के, यानी शेयर स्ट्रेंथ हो जाए जीरो के बराबर। तो जिस टाइम पे शेयर स्ट्रेंथ जीरो के बराबर हो जाती है ना, हमारी सॉइल क्या करने लग जाती है, वो फ्लो करने लग जाती है लाइक अ लिक्विड। दैट इज व्हाई दिस होल प्रोसेस इज बीइंग नोन एज अ लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे, हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं कि सॉइल जब लिक्विड की तरफ फ्लो करने चालू कर जाए ना, दैट इज बीइंग नोन एज अ लिक्विफिकेशन। और ये प्रॉब्लम होती किसमें है, ये प्रॉब्लम डेंस सैंड में नहीं होती, ये होती है लूज सैंड एंड सैचुरेटेड सैंड में, ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। तो लिक्विफिकेशन के बारे में पता लग गया, दैट इज व्हाई मैंने अर्थक्वेक के बारे में आपको बताया। ठीक है, अभी सारी चीजें आपको पता लग गई। ठीक है, ये बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि इफेक्ट क्या हो रहा है जब हम डायनेमिक लोडिंग की बात करते हैं, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। लेट अस से कि अगर मैं डायनेमिक लोडिंग की बात कर रहा हूं या फिर सिस्मिक लोडिंग की बात कर रहा हूं, तो हमको वही बात करनी है अभी, द इफेक्ट ऑफ सिस्मिक लोडिंग, सिस्मिक या फिर डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द इफेक्ट ऑफ द सिस्मिक या फिर डायनेमिक लोडिंग। लेकिन किस में बात करेंगे हमको एक चीज पता है कि अर्थक्वेक की प्रॉब्लम्स किस में अराइज हो रही है, ये जो लिक्विफेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक की किस में हो रही है, द लूज सैंड में और सैचुरेटेड सैंड में। क्या ये चीज क्ले में भी होगी, नहीं होगी। क्यों, बिकॉज जो क्ले है दैट इज बीइंग नोन एज फॉर द कोहेजन, और कोहेजन अगर जो हमारा सिग्मा एन भी जीरो हो जाए तो कोहेजन के कारण स्ट्रेंथ तो हमारी जीरो नहीं होगी, राइट, उसमें तो कोहेजन रहेगी। तो ये प्रॉब्लम किस में अराइज होती है, बिकॉज ऑफ द हमारी किस में होती है, सैंड में होती है। तो हम किस में देख रहे हैं, ऑन अ सैचुरेटेड सैंड, किसके लिए, ऑन सैचुरेटेड सैंड के लिए, सैचुरेटेड सैंड के लिए। तो आपको बेस क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इन जनरल मैं आपको यहां पे बताता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला कि यार अर्थक्वेक आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आया। अब इस अर्थक्वेक के कारण हो क्या रहा है, इस अर्थक्वेक के कारण जो है हमारी जो भी हमारी सॉइल है वो सॉइल क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। क्या कर रही है, सॉइल हमारी वाइब्रेट कर रही है। और मैंने बोला कि यार मैं जानता हूं कि शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस द सिग्मा एन द 10 होता है। ठीक है, लेट अस से कि मॉडिफाइड मोलर कूलम्ब थ्योरी की बात हो रही है। तो इस पॉइंट पे जो शेयर स्ट्रेंथ है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अर्थक्वेक में एक ऐसी शॉक वेव्स होती है दैट इज द एस वेव्स। एस वेव्स का काम क्या है, शेयर करना है। तो यार ये जो एस वेव्स है ना, ये क्या कॉज कर रही है, ये कॉज कर रही है जो सॉइल की स्ट्रेंथ है उसको कम करने के काम कर रही है। उसको क्या करने के काम कर रही है, कम करने के काम कर रही है। सर आपने बोला कम करी तो क्या हो गया, क्ले होगी। तो क्ले तो है बच्चे, लेकिन अगर क्ले नहीं हुई तो, अगर क्ले नहीं हुई, मैंने बोला कि यार मैं सैंड जो है इट इज अ गुड बॉय, यू नो वेरी वेल कि सैंड जो है बहुत ज्यादा गुड बॉय है, वहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चीजें जो है हम सैंड में, अगर जो हम सैंड में कंस्ट्रक्ट करें अपना घर, बहुत अच्छी बात है, आप सैंड में कंस्ट्रक्ट करो, आपका बहुत अच्छा वहां पे स्ट्रेंथ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा, उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आएगी सैंड में, बिकॉज वहां पे जो परमेबिलिटी है वो हाई रहती है। लेट अस से वो सॉइल जो है, वो सैंड जो है वो सैचुरेटेड है, लेट अस से कि वो क्या है, सैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है तो वहां पे तो यूआई के बढ़ने की चांसेस है कि नहीं। तो वहां पे अगर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बढ़ा तो सिग्मा एन तो रिड्यूस हो गया, और अगर वो होते होते जीरो हो गया तो यार शेयर स्ट्रेंथ जिसके कारण मैं सोच रहा था कि मुझे स्ट्रेंथ अच्छी खासी मिलेगी वो तो जीरो होगी। अगर वो जीरो होगी तो मैंने जो भी कंस्ट्रक्ट किया अपना घर बहुत ही अच्छे सोच के कि यार मैं सैंड में कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो वो तो फेल कर जाएगा। फेल कर गया सर, कोई बात नहीं, अगर जो फेल कर गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, फेल करेगा तो यहाँ के 2 फ्लोर नीचे चले गए,
चले गए, 2 फ्लोर वाले लोग मर गए, लेकिन जहां पे आपने फाउंडेशन दी है उसके नीचे की सॉइल जो है वही नीचे से अगर शेयर स्ट्रेंथ थी उसकी 0 होगी, यानी जो स्ट्रेंथ है वही कम होगी, तो ये पूरी की पूरी जो कॉलम है वही नीचे गिर गया। उसके कारण क्या है, टिल्टिंग हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, ऊपर के सारे फ्लोर जो है वो नीचे गिर जाएंगे और एक मास डिस्ट्रक्टिव चीज हो जाएगी। तो उस चीज को काउंटर अटैक करने के लिए हमें ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि अर्थक्वेक कॉज करता है शेयर स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन सबका इफेक्ट क्या है डिफरेंट सॉइल्स में। डिफरेंट सॉइल्स के डिफरेंट तरीके होते हैं। फिर आपने बोला कि सर क्ले में क्यों नहीं बात की, बिकॉज क्ले जो है उसमें कोहेजन भी होता है और शेयर स्ट्रेंथ के 0 होने के चांसेस जो है क्ले में बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्यों होते हैं कम, बिकॉज अगर अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के कारण जो है इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जो कम भी हो गया तो शेयर स्ट्रेंथ 0 नहीं होगी, वो कोहेजन के कारण कुछ ना कुछ वैल्यू देगी और हमारा स्ट्रक्चर जो है बेशक उसमें क्रैक्स आ जाए लेकिन वो क्या करेगी, सब्सिडाइज नहीं करेगी, जैसे यहाँ पे सब्सिडाइज करेगी सैंड में। तो इसी चीज के लिए हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इफेक्टिव जो इफेक्ट है हमारा सिस्टम या फिर जो डायनेमिक लोडिंग है ऑन द सैचुरेटेड सैंड। पहली बात क्लियर होगी, किसके लिए बात करें, सैचुरेटेड सैंड के लिए बात करें। क्यों नहीं कर रहे क्ले के लिए, ये भी बात आपको क्लियर होगी, समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सैंड में। अब सैंड में भी 2 चीज आती है, एक तो आती है देखो लूज सैंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चेंज इन द वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा हूं मैं, चेंज इन वॉल्यूम की आगे मैं बात कर रहा हूं, चेंज इन द वॉल्यूम की बात कर रहा हूं वर्सेस किसके लिए, द शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन कागज में डायग्राम बनाऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जैसे मैं लूज सैंड की बात कर रहा हूं तो लूज सैंड में होता क्या है, जब मैं लूज सैंड की बात करता हूं, इन सबको मैं मिटाता हूं पहले। लूज सैंड की अगर जब मैं बात करूं तो लूज सैंड के कारण हो क्या गया, जैसे ही मैंने लूज सैंड को देखा, लूज सैंड को देखा तो जब उसमें शेयरिंग होती है ना, शेयरिंग होती है तो लूज सैंड क्या करती है उस पॉइंट पे जो हमारी लूज सैंड है जब उस पर शेयरिंग होती है तो उसकी वॉल्यूम क्या करता है, वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता है, वॉल्यूम क्या करता है उसका डिक्रीज करता है। तो ये चीज हम जानते हैं कि लूज सैंड में ऐसा होता है। लेकिन जब मैं डेंस सैंड का लड्डू देखता हूं, डेंस सैंड का जब मैं लड्डू देखता हूं, अगर मैं उस लड्डू को शेयर करूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसे शेयर किया, तो आप एक चीज जानते हो कि वॉल्यूम क्या करता है वहां पे, इंक्रीज करता है। और ये चीज मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है। तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं एक चीज बता सकता हूं कि यार लूज सैंड जो है ना उसमें ग्राफ क्या होगा, वो डिक्रीजिंग नेचर का होगा, इस तरह से डिक्रीजिंग नेचर का होगा फॉर द लूज सैंड के लिए। किसके लिए, लूज सैंड के लिए, लूज सैंड के लिए, ठीक है। अगर मैं डेंस सैंड की बात करूं ना तो डेंस सैंड में ऐसा नहीं होता कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, वो वॉल्यूम स्टार्टिंग से इंक्रीज होता है, नहीं। सबसे पहले ना इसकी इंटरलॉकिंग टूटती है, तो जब इसकी इंटरलॉकिंग टूटती है ना उसके बाद क्या करता है, ये वॉल्यूम इंक्रीमेंट दिखाता है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है इनिशियली, ऐसे लिख सकते हैं आप, इनिशियली वॉल्यूम डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग, बिकॉज ऑफ नहीं, इनिशियली वॉल्यूम डिक्रीज करता है बट आफ्टर द इंटरलॉकिंग ब्रेक्स, बट आफ्टर द इंटरलॉकिंग ब्रेक्स, इंटरलॉकिंग ब्रेक्स वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। समझ में आया आपको कि किस तरह से डेंस सैंड में होता है। तो डेंस सैंड में जनरली क्या होता है, पहले हमारी सॉइल जो है डिक्रीमेंट दिखाती है थोड़ी सी, जैसे ही उसकी इंटरलॉकिंग टूटी वैसे ही उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये किसके लिए हो गया, पॉजिटिव वॉल्यूम इंक्रीमेंट के लिए, ये किसके लिए हो गया, नेगेटिव वॉल्यूम डिक्रीमेंट के लिए। क्लियर हो गया, द चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम। तो ये चीज आप क्लियर होगी। तो ये किसके लिए बना रहा हूं मैं, फॉर द डेंस सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए। और कौन सी सैंड है ये, क्या ये ड्राई सैंड है, नहीं, ये सैचुरेटेड सैंड है। अगर ये सैचुरेटेड सैंड है तो मुझे बताओ कि किस में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, यूआई किस में चेंज होगा। तो आप एक चीज जानते हो कि अगर मुझे वो दूसरा बनाते हैं तो दूसरा किसके लिए बोल रहा हूं मैं, चेंज इन पोर प्रेशर वर्सेस द शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। पहले थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर सबसे ज्यादा हुआ। क्यों, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द एरिया, एरिया घटा प्रेशर बढ़ा। क्लियर हो गया। तो बताओ मुझे डेंस सैंड में हमारा ज्यादा प्रेशर होगा कि लो सैंड में हमारा ज्यादा होगा। अगर ये पॉजिटिव वाला है, लेट अस से ये पॉजिटिव डेल्टा यू की बात की जा रही है और डेल्टा यू नेगेटिव की बात की जा रही है, तो बताओ मुझे किस किस के लिए क्या बनाऊं। लूज सैंड में क्या करेगा हमारा, लूज सैंड में वॉल्यूम क्या हो, कॉम्पैक्टनेस की तरफ जाएगा, कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस की वजह से डेंस होगी, मतलब लूज सैंड हमारी। तो लूज सैंड जब हमारी डेंस होने की कगार में होगी तो उस पॉइंट पे जो हमारा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। यानी अगर जो मुझे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर बनाना है किसके लिए बनाना, लूज सैंड के लिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं इंक्रीमेंट वे में दिखाऊंगा कि लूज सैंड में एक्सेस पोर वाटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉर द लूज सैंड के लिए हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं जब डेंस सैंड की बात करता हूं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, डेंस सैंड में आपको पता है कि इनिशियली जो है वॉल्यूम डिक्रीज करता है, तो इनिशियली वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो उस टाइम पे तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पर जैसे ही इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई, वॉल्यूम इंक्रीज किया, वैसे ही यूआई क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा डिक्रीज, बिकॉज पहले डेंस सैंड थोड़ा सा अपना डिक्रीमेंट दिखा रही है, किसमें, वॉल्यूम है, लेकिन फिर उसके बाद इंक्रीमेंट दिखा रही है, तो इंक्रीमेंट के कारण यूआई जो है वो डिक्रीज करता है, बिकॉज वी नो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो हमारे को कैसे देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद एक डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमारे को किसमें, डेंस सैंड में। तो दिस इज फॉर द
डेंस सैंड के लिए, डेंस सैंड के लिए। अच्छा ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो है दैट इज द इंटरलॉकिंग ब्रेकिंग, क्या बोलते हैं इसको, इंटरलॉकिंग जो है यहां पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। यहां पे हो क्या रहा है जनरली, अब अर्थक्वेक, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये किसके लिए बात की जा रही है, अर्थक्वेक के टाइम पे बात की जा रही है कि यार अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से क्या हुआ, वाइब्रेशन जनरेट हुई, वाइब्रेशन के कारण क्या है, थोड़ा सा वॉल्यूम उसका डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद क्या हो गया, इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो ये अर्थक्वेक के टाइम की सारी बात हो रही है, और किसके लिए बात हो रही है, ऑन अ सैचुरेटेड सैंड की बात हो रही है। मैं बार बार आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज बच्चे सोचते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल रीजन है, ये सॉरी ये क्या है, एक तरह का नॉर्मल नेचर है। ऐसा नॉर्मल नेचर नहीं होता है सैंड का, लेकिन जब हमारा सिस्मिक लोड्स आती है, जब हमारी ये सारी डायनेमिक लोडिंग आती है, उसके कारण जो हमारे को इफेक्ट है उन सबको पढ़ना है हमारे को, दैट इज वाई मैं बता रहा हूं आपको। तो हमारा डब्ल्यू क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा बात आई वॉल्यूम की डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट की, तो ऐसा थोड़ी ना होता कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज ही होता चला गया। क्या ऐसा होगा कि ये जाते जाते एक लड्डू बन जाएगा? शेयरिंग के कारण लड्डू नहीं बनता है, आपको ये पता है ना कि शेयरिंग के कारण लड्डू नहीं बनता है। कैसे बनता है लड्डू? सारी तरफ से सेम प्रेशर लगेगा तभी लड्डू बनेगा, सारी तरफ से सेम प्रेशर तो नहीं लग रहा है, वो तो शेयरिंग हो रही है, हमारी जो अर्थक्वेक है उससे तो शेयरिंग हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन के कारण क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वॉल्यूम ना तो डिक्रीज करता है ना तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशो। मतलब क्रिटिकल वॉइड रेशो क्या हो गया, एक ऐसा वॉइड रेशो जहां पे सॉइल देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ना, दैट इज व्हाई वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉइड रेशो बोलते हैं। तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट एक हद तक होता है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट एक हद तक होता है, ऐसा नहीं होता कि वो इंक्रीज ही करता जाएगा, इंक्रीज ही करता जाएगा। क्लियर हो गया दोनों चीजें, ये क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी एक ऐसा न्यूट्रल केस आता है जहां पे ना तो हमारा सॉइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, तो वो उसको बोलते हैं हम ECR से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग नोन एज अ क्रिटिकल वॉइड रेशो। और ये कौन सा वाला केस हो गया क्रिटिकल वॉइड रेशो मींस टू से कि सॉइल नाइदर डायलेट्स, नाइदर क्या करे वो, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, सॉइल नाइदर, ना तो वो फैले, ठीक है ना, डायलेट्स नॉर कॉन्ट्रैक्ट अंडर शेयर, अंडर शेयर। यानी वॉल्यूम चेंज जो है, यानी डेल्टा वी है, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी स्टॉप्स, ठीक है। और उस पॉइंट पे जो शेयर स्ट्रेंथ रहती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ये है कि लूज सैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, और डेंस सैंड में क्या होता है, वो फैलते फैलते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे क्रिटिकल स्टेट पे वो पहुंच जाती है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज मींस टू से, मतलब क्रिटिकल स्टेज वो स्टेज होगी जहां पे वॉल्यूम चेंज जो है, वॉल्यूम चेंज की जो नेचुरल लिमिट है, नेचुरल लिमिट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बीइंग नोन, उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज बीइंग नोन एज अ क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, क्लियर हो गया ECR। तो बताओ मुझे, अगर मैं लूज सैंड की बात करूं तो लूज सैंड में जो वॉइड रेशो होगा वो क्रिटिकल वॉइड रेशो से कम होगा कि ज्यादा होगा, या फिर हमारा वॉइड रेशो ECR, चलो ये बताओ कि E अगर हमारा लेस देन ECR हुआ या E हमारा ग्रेटर देन ECR हुआ, तो बताओ मुझे ये दोनों सॉइल कौन कौन सी होगी, क्या लिखूं यहाँ पे, लूज लिखूं कि डेंस लिखूं, डेंस लिखूं या फिर इसको लूज लिखूं। आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देखो, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो डिक्रीज करते करते ऐसा नहीं कि वो जीरो हो जाएगा। तो जो ECR है वो क्या है, वो एक ऐसी लिमिट है जिसके बाद जो है वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जो मतलब E क्या है, बेसिकली वॉइड रेशो है, तो जो उसका E जो लूज सैंड का E होगा वो क्या होगा, वो मिन होगा कि मैक्स होगा, डेफिनेटली वो मिन होगा। क्यों होगा, बिकॉज वॉइड रेशो कम हो रहा है, उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वॉइड रेशो भी डिक्रीज होगा। वॉइड रेशो जब डिक्रीज हो रहा है तो यू कैन से कि भाई लूज सैंड का जो वॉइड रेशो होगा वो क्या होगा, ECR से कम होगा। तो लूज सैंड की जगह मुझे ड्रॉ करना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा कि ये हमारा डिक्रीमेंट हुआ, लूज सैंड का डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है, दैट जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी नेचुरल स्टेट को। नेचुरल स्टेट क्या हो गया, ये दिस इज द शेयर स्ट्रेन, और ये क्या हो गया, ECR यानी क्रिटिकल वॉइड रेशो। ठीक है, अब बताओ अगर ये चीज होगी तो यू नो वेरी वेल कि E जो है वो ज्यादा होगा फॉर द ECR के लिए, किसके लिए होगा, फॉर द डेंस सैंड के लिए, ये किसके लिए, लूज सैंड के लिए, और डेंस सैंड के लिए क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, बिकॉज वॉल्यूम जो है डायलेटेंसी के कारण क्या है, वो डायलेटेंसी मींस कि वो फैल रही है, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो फैलना बंद कर जाएगी। यानी आप ऐसा समझो कि ये वॉइड कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक नेचुरल स्टेज है जिसके बाद क्या है, ये नेचुरल स्टेट है बिल्कुल ECR की, देखो डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो डिक्रीज ही होता जाएगा, वो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहां तक डिक्रीज होगा।
ठीक है ना, एक यहां तक डिक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज होता जाएगा, एक पॉइंट तक ही वो इंक्रीज होगा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डेंस एंड का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा ईसीआर से, और लूज एंड का वॉइड रेशियो क्या होगा, कम होगा। यानी नो चेंज इन द वॉल्यूम विल रिप्रेजेंट द ईसीआर। ठीक है, तो डेंस एंड का क्या हुआ, डेंस एंड का हमारा वॉल्यूम इंटरलॉकिंग के कारण क्या है, सबसे पहले तो इंटरलॉकिंग के कारण वो डिक्रीमेंट होगा, जैसे ये हमारा है, तो इंक्रीमेंट के कारण क्या होगा, डिक्रीमेंट, फिर क्या करेगा हमारा, वो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऐसा है जहां पे वो इंक्रीज होना क्या कर देगा, बंद कर देगा ईसीआर तक। क्लियर हो गया इतना? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी जो भी मैंने बताया आपको कि डेंस सैचुरेटेड सैंड में जनरली क्या है, ये वाले कंपोनेंट्स नहीं देखे जाते। आप अगर जो ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम कहां आ रही है हमारे को, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डेंस सैंड में, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है बताओ मुझे, डिक्रीज हो रहा है कि बढ़ रहा है? जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहां पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो क्या है प्रॉब्लम लिक्विफैक्शन की किसमें आएगी, ये सिर्फ और सिर्फ लूज सैंड में आएगी, डेंस सैंड में नहीं आएगी। बिकॉज डेंस सैंड में क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, लूज सैंड में आप देख रहे हो ना ये चीज इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है तो उसके कारण जो है इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण लिक्विफैक्शन की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको लूज सैंड में ही देखने को मिलेगी।